नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, यूजीसी के नए नियम को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसमें कहीं न कहीं अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मंत्रालय, मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई और शायद इसीलिए कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। देखिए, पूरा मामला समझने की ज़रूरत है। अब 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं, 2 तरह की विचारधाराएँ हैं और कहा जा रहा है कि ये सवर्णों के खिलाफ है और उनको सवर्णों को अ, अपराधी मान लिया गया है डे 1 से ही, कि वही उत्पीड़न करते हैं, वही यौन शोषण करते हैं, वही छेड़छाड़ करते हैं, वही अपराध करते हैं, बाकी की तमाम जातियों पर। हुँ, ये आपको यूजीसी के जो नए नियम हैं, उनको पढ़ने से लगता है कि हुँ, ऐसा है और जो इसकी व्याख्याएँ की गई हैं, जो समीक्षाएँ की गई हैं, अधिकांश स्वर भी यही हैं। तो सवाल ये है कि ये गलती आखिर हुई कैसे है हुँ, और किसके स्तर पर हुई है? किसके दिशा निर्देश पर यह संसदीय कमेटी को मामला सौंपा गया था, जिसको हेड कर रहे थे कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वही केवल हेड कर रहे थे और इसके कोई और सदस्य ही नहीं थे। हर संसदीय कमेटी में 21 20-21 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 10-11 सदस्य राज्यसभा के भी होते हैं। तो दोनों सदनों के और सभी दलों के सदस्य इसमें शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य इसमें शामिल थे। रविशंकर प्रसाद से लेकर के बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, ये सब इसमें शामिल थे। तो फिर जो एक कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हुँ, तो ये जो सावधानी हटी है, गवर्नमेंट के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो उसमें संसदीय कमेटी में थे, जिसने अनुशंसाएं दी, उनके स्तर पर भी और अल्टीमेटली तो चूंकि ये विभाग को मिलता है, विभाग ही नोटिफाई करता है, तो विभाग के स्तर पर यानी मंत्रालय के स्तर पर भी, यानी धर्मेंद्र प्रधान के स्तर पर भी एक लापरवाही हुई है। अब गड़बड़ी क्या हुई है? जी, 2012 की जो नियमावली थी यूजीसी की, उनमें एक क्लॉज था जो इसमें नहीं है और उस क्लॉज की वजह से ही ये असंतोष और नाराजगी जो जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और मोदी सरकार पर गुस्सा फूट रहा है, वजह वो क्लॉज है, जिसमें पहले ये प्रावधान था कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई झूठी शिकायत करके उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, उसका करियर बर्बाद करना चाहते हैं और वो जांच पड़ताल में अगर शिकायत झूठी पाई गई, तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। जी, वो क्लॉज इसमें से हटाया गया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ इसमें ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं हुँ, कि जो सवर्ण हैं उनको भी, उनके भी हितों की संरक्षा की गई है, लेकिन इसको गवर्नमेंट के स्तर पर ठीक तरीके से अभी तक भी लोगों के सामने लाया नहीं गया है, उनको समझाया नहीं गया है कि भाई ऐसे कौन से क्लॉज हैं जिनमें सवर्णों के अधिकारों को संरक्षित किया गया हो, या अगर सवर्णों से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर हैं या प्राचार्य या कुलपति हैं, उनके हितों की संरक्षा की गई है। तो इसी को लेकर के ये इतना विरोध और इतने प्रदर्शन चल रहे हैं और ये टीवी डिबेट तो अब शुरू हुई हैं 2 दिन से। हम लोग तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लगातार पिछले जिस दिन से ये लागू हुई, 15 जनवरी को लागू हुई थी, 13 को ये आई और 15 जनवरी को इसको नोटिफाई किया गया। तो आज 27-28 जनवरी है जब हम बात कर रहे हैं। तो इतने दिनों में पानी बहुत बह चुका है यमुना में, गंगा में और दूसरी नदियों में।
तो अब ये देखा जा रहा है कि रास्ते क्या निकाले जाएं, इसको कैसे ठंडा किया जाए, या जो जिनको ऐतराज है उनको शांत कैसे किया जाए, उनको संतुष्ट कैसे किया जाए। तो अभी ये सूचना मिल रही है कि कोई हाई पावर कमेटी जिसमें यूजीसी का भी प्रतिनिधित्व होगा और जो विद्वान हैं अलग अलग वर्गों के, उनको भी शामिल करने की बात हो रही है। कोई और इस हाई पावर कमेटी के जरिए ही कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। इसके प्रावधानों को संवैधानिक चुनौती दी गई है कि संविधान में इक्वलिटी की बात कही गई है, जबकि इसमें इक्वलिटी जैसी कोई बात दिखाई दे नहीं रही है। ये पक्षपात पूर्ण दिखाई दे रही है जो यूजीसी के नए नियम हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या भी करे और इसको रद्द भी करे। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन सर, जैसे आपने 2012 की नियमावली का उल्लेख किया, तो 2012 में तो इसमें एससी एसटी के अलावा ओबीसी तो नहीं थे ना, तो ओबीसी भी अब ऐड किए गए। और दूसरा आपने ये भी कहा कि संसदीय दल की जो कमेटी थी, उस जिसको दिग्विजय सिंह जिसकी अगुवाई कर रहे थे, उसमें बीजेपी के सांसद भी थे। तो नजर हटी, दुर्घटना घटी जो आप कह रहे हैं, वहीं पर ही घालमेल हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? कई स्तर पर हुआ है ये, संसदीय कमेटी में भी हुआ है, और अगर बीजेपी के 3-3, 4-4 लोग उसमें थे तो फिर वो क्या कर रहे थे भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों का सर्वाधिक वोट मिलता है तो आपको उनकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो वहां पर आप कर क्या रहे थे? तो क्या केवल पकोड़े खाने के लिए और चाय पीने के लिए और गप्पे मारने के लिए बैठे थे, या एक सजगता से इन चीजों को देखा जाना चाहिए था कि कितने बड़े वर्ग को इससे परेशानी हो सकती है, और एक जो बहुसंख्यक आबादी है उसमें भी जो सवर्ण समुदाय है, तबका है, उसके बच्चों के जीवन के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है। देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे 2-3 एक्ट ऐसे बने हैं इस देश में जिनकी वजह से लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है। एक तो दहेज निरोधक कानून, उसमें जिस तरीके से उसका दुरुपयोग होता है, और ससुराल पक्ष के सास को, ससुर को, जेठ को, देवर को, देवरानी को, जेठानी को, सभी को तो नामित कर दिया जाता है, रिश्तेदारों को भी, और फिर उनकी गिरफ्तारी, फिर उनकी जेल यात्रा, जमानत भी आपको कब मिलेगी कोई भरोसा नहीं। तो एक तो दहेज निरोधक कानून एक तरीके से मैं कहूंगा कि बेहद विवादास्पद कानून है। उसको वो समाज में एक तरीके का जहर ही बो रहा है, तनाव का कारण है और विघटन का कारण भी है परिवारों के। दूसरे एससी एसटी कानून, जिसका जमकर के दुरुपयोग हुआ, और खास तौर से जब मायावती की सरकार हुआ करती थी, शुरू की जब मायावती की सरकार थी, उसमें तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ उसका, बहुत बड़े पैमाने पर। मेरी किसी से खुन्नस है, किसी से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई, तो बस एससी एसटी कानून के तहत मामला दर्ज करा दो, और फिर जो है अपना चक्की पीसे लोग, जिंदगी बर्बाद, नौकरी छूट जाती है, परिवार तबाह होते हैं, समाज में एक अलग तरह का तनाव जो है उससे पैदा हुआ। तीसरा जो निर्भया कानून बनाया गया, उसमें महिला या युवती किसी के खिलाफ कोई भी आरोप लगा दे कि उसने यौन शोषण किया है या इस तरह की हरकत की है, तो बख्शीश नहीं है सब, उसमें भी लोग सीधे अरेस्ट होते हैं, जमानतें आसानी से नहीं मिलती है, और फिर जेल यात्रा शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब इस तरह के कानून बनाए जाएं, एक तरफ तो आप इक्वलिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह के जो जिसको कहेंगे शैतानी कानून आप बना देते हैं, तो विरोध तो होगा ही। अब दो तरह की बातें कही जा रही हैं।
आज मैं उदित राज का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू। आपने दलितों, पिछड़ों यानी ओबीसी को, एससी एसटी को, महिलाओं को और सबको जो है साध लिया है, खुश कर दिया है, तो उनके वोट आप ले लेंगे और सवर्ण तो वोट आपको अल्टीमेटली मिल नहीं है। तो इसमें वो कह रहे थे कि नुकसान होगा कांग्रेस का और विपक्षी दलों का अल्टीमेटली, और इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आना है जिसमें सरकार अपनी खाल भी बचा लेगी और एक ये मैसेज भी दे देगी दलितों में, ओबीसी में और जो आदिवासी जो तबका है कि साहब देखिए हम तो आपकी भलाई के लिए यूजीसी नियमावली में कितने सख्त व्यवस्था लेकर के आए थे। अब एक दूसरा तबका भी है, दूसरे लोग भी हैं, उनका कहना ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है, सबसे बड़ा एक उन्होंने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी है। अब इस गलती को जितना जल्दी हो सके उनको सुधारना चाहिए, नहीं तो जो अभी जो कहते हैं ना कि धीमी धीमी चाल ये भूचाल ना हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन, वो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी वीपी सिंह ने, कुछ वैसी स्थितियां परिस्थितियों को प्राप्त हो जाए। सर, लेकिन आप ये देखो कि अगर ये 13 जनवरी का नोटिफिकेशन था, 15 जनवरी से लागू हुआ, आज 28 तारीख हो गई है, बीच में कोई भी बयान सरकार की तरफ से नहीं आया। निशिकांत दुबे ने थोड़ी इसमें सफाई देने की कोशिश की, लेकिन खुलकर कोई सरकार की तरफ से नहीं आया। अब जाकर कल धर्मेंद्र प्रधान बोले इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सर, अभी आप ही ने गिना दिए 3 ऐसे कानून है जिनका दुरुपयोग हो रहा है, उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर पाता, तो इसमें दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, ये क्या स्टेटमेंट है? इस स्टेटमेंट को कोई सुनेगा, कोई मानेगा? नहीं, उससे कोई संतुष्ट दिखाई भी नहीं दिया, उस पर कोई किसी को भरोसा है भी नहीं, क्योंकि आपके बयान देने मात्र से तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं हो जाएंगी ना। अल्टीमेटली कोर्ट है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस स्टेशन है जहां मामले दर्ज किए जाएंगे, और जो कमेटियां भी अलग अलग बनाई जा रही हैं, बनाने के आदेश दिए गए हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो उसमें भी कमेटी में भी हर तरह के लोग होंगे। तो आप कहां कहां जाकर के केंद्र सरकार का मंत्री ये सुनिश्चित करेगा? इसलिए तरीका वही है, रास्ता वही है कि आप जो भी ये शैतानी कानून है वो प्रावधान खत्म करें और इक्वलिटी का ध्यान रखा जाए। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें व्यवस्था आनी ही है देर सवेर, लेकिन सरकार के स्तर पर भी ये गलतियां सुधारे जाने की जरूरत है। सर, आप इसको गलती कह रहे हैं, मुझे तो ये ब्लंडर लग रहा है। और इतने दिन हो गए, कोई सफाई क्या मतलब? अब तक तो इसको वापस हो जाना चाहिए था। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां पर हो सकता है वहां से स्थगित कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, जो भी रहा। लेकिन मंत्रालय में अगर ये नोटिफिकेशन आए, जैसे आपने कहा कि वो संसदीय कमेटी में लापरवाही हो गई। रविशंकर प्रसाद सर कितने बड़े लॉयर हैं, बांसुरी खुद एक लॉयर है, कितने बड़े प्रवक्ता हैं इनके, संबित पात्रा, इनकी नाक के नीचे से ही कानून बन गए। इनको किसी को तब होश नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और अब सड़कों पर जो लोग उतरे हुए सर, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है सरकार को। आपने कहा ना ये धीमी धीमी चाल कहीं भूचाल ना बन जाए, भूचाल बन गई है। इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए सर, क्योंकि अब तो ये भी माना जा रहा है ना कि अगर इसको हटाएंगे तो भी फंसेंगे, नहीं हटाएंगे तो भी फंसेंगे, क्योंकि वो वर्ग नाराज हो जाएगा कि जी हमारे लिए आपने ये निकाला था लेकिन फिर आपने वापस क्यों ले लिया। तो बीच का रास्ता आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से ही होगा? सुप्रीम कोर्ट में अगर पीआईएल दाखिल हुई है या कराई गई है तो फिर आप इसकी गंभीरता समझने की कोशिश करिए ना, कि जो प्रावधान किए गए हैं यूजीसी की नई नियमावली में, उनको लेकर के जो इस समय गुस्सा है, नाराजगी है, तो ये पहली बात तो आप ये समझिए कि जो उस संसदीय कमेटी में बीजेपी के सांसद थे, वो ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है। वही कह रही। सुषमा स्वराज की बेटी भी वकील है, वकालत करती है,
और रविशंकर प्रसाद तो विधि मंत्रालय में रहे हैं, उनको कानूनों की बहुत अच्छी समझ है। जो राम जन्मभूमि मामला था उसमें वो बाकायदा रामलला के पक्षकार थे, मुकदमा लड़ा है बहुत लंबा, उनको कानूनों का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान है। तो जो मेरी समझ में व्यक्तिगत तौर पर आता है वो ये है कि जिस तरह की राजनीति इस देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उसके बाद भी खेलने की कोशिश की गई, राहुल गांधी एंड कंपनी जिस तरीके से संविधान की वो पुस्तिका लेकर के घूमते थे, दिखाते थे लोगों को, वो राजनीति उनके हाथों से छीनने के लिए मुझे लगता है, मैं रोंग भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जितना मेरा अभी तक का अध्ययन है, जो मैं राजनीति का थोड़ा बहुत विद्यार्थी हूं, जितना मैं समझ पाता हूं, तो एक संदेश इस पूरे वर्ग को, ओबीसी को भी, दलितों को भी, आदिवासियों को भी, जितने पक्ष इसमें रखे गए हैं उनको बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की तरफ से देने की कोशिश थी। और शायद इसमें एक गलती ये हो गई कि इन्होंने सवर्ण वर्ग को टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं उसमें ले लिया कि इनके वोट तो हमें मिलने ही हैं। कानून की जब व्याख्याएं होती हैं, जब उसमें लूप होल्स निकाली जाती हैं, तो समझ में आता है कि इसके पीछे का हेतु क्या होगा, जो इतना बड़ा, जिसको आप ब्लंडर कह रही हैं, ये हो गया है या किया गया है जानबूझ करके। क्या विपक्ष के हाथ से एक बड़ा अस्त्र छीनने और जो 2024 में एक बड़ा डेंट इन लोगों ने दिया था, और जो पिछड़े, आदिवासी और दलित वोट खिसक गए थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको वापस लाने की एक कोशिश थी इस कवायद के जरिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको, क्योंकि 2014 और 2019 में वो बीजेपी के साथ थे, ठुक करके बीजेपी के साथ थे, 2024 में वो छिटके, क्योंकि राहुल गांधी एंड कंपनी ने, एंड कंपनी का मतलब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम दूसरे जो क्षेत्रीय दलों के नेता थे, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि अब की बार 400 पार का नारा इसलिए उछाला गया है ताकि संविधान को बदला जा सके, आरक्षण को छीना जा सके, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के हकों को खत्म किया जा सके। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक करके रह गई। तो एक दांव था इसके जरिए वापस एक मैसेज देने का, और जो वोट इनकी तरफ खिसक गया था उसको वापस लाने का। और शायद इनको इस बात की आशंका नहीं थी कि सवर्ण जो है वो उबल जाएगा और सड़कों पर आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक रणनीति थी, एक राजनीतिक कोशिश थी जो इनको उल्टी पड़ गई। सर, आपने जैसे कहा ना कि इन्होंने तो सामान्य वर्ग को या सवर्ण समुदाय को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि ये तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप ऐसी व्यवस्था ले आएंगे कॉलेज में कि उनकी तो सुनी ही नहीं जाएगी, अगर किसी की, इसमें तो यहां तक है सर कि अगर किसी ने मन में भी सोच लिया कि मुझे इसके लिए ऐसा करना है और उसने शिकायत कर दी, तब भी फंस जाएगा वो सामान्य वर्ग का छात्र। और जैसी तत्परता दिखाई जा रही है सर, कमेटी बनाकर 7 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो सर ये तो मतलब बेचारा स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में पहुंचा नहीं है, पता चला 3 साल के लिए अंदर चला गया। और कानून, ऐसे कानून तो दुरुपयोग के लिए ही बनते हैं सर। तो फिर तो कैसे सरकार ने ये होने दिया, या वो 3 बड़े बड़े वक्ता जो बीजेपी के हैं उनकी नजर के नीचे से निकल गया। आप इसको लापरवाही कह रहे हैं, ये लापरवाही तो बड़ी महंगी पड़ेगी बीजेपी को, जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं सर। देखिए, 2-3 बड़े केस हुए जिसको लेकर के इन्होंने पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा किया, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, सेशन वॉश आउट कर दिए। एक तो रोहित वेमुला वाला, हैदराबाद के स्टूडेंट का, जिसको दलित समुदाय से बता करके, और उस समय स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करती थी, उस पर बड़ा बवाल किया था। और स्मृति ईरानी का एक भाषण भी था उस समय जो बड़ा चर्चा का विषय रहा।
काफी गुस्से में थी वो, और उन्होंने ये तक कहा था कि ये दलित तो है ही नहीं, पिछड़े वर्ग का है। उसको गलत तरीके से दलित बता करके ये वितंडा खड़ा किया जा रहा है। वो भी एक यही कोशिश थी कि जो दलित 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, पिछड़े चले गए थे, अति पिछड़े चले गए थे, दूसरे वर्ग चले, आदिवासी चले गए थे, उनको किसी तरीके से डाइल्यूट किया जाए, उनका मोहभंग किया जाए बीजेपी से। ये लगातार कोशिश चल रही है और ये खींचातानी भाजपा और विपक्ष के बीच में है, ये मान करके चलना चाहिए, क्योंकि उसी के चलते, उसके डाइल्यूट होने की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की वजह से ही मायावती की कुल राजनीति खत्म हो गई ना। उनके साथ थी अखिलेश यादव, कितनी सीटें मिली थी 2014 और 2019 में? 5-5 सीटें मिली थी अखिलेश यादव को, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया था। तो इसी के चलते जब प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो रामनाथ कोविंद साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया कि एक ये मैसेज दिया जाए कि भाई देखो हम दलितों को कितना सम्मान दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की स्मृतियों से, चाहे उनका जन्म स्थान हो, जहां उन्होंने एजुकेशन ली, जहां उन्होंने प्रैक्टिस की, वो सारी जगहों को गवर्नमेंट ने अधिग्रहित किया, खरीदा, उनको स्मारक के रूप में तब्दील किया, संविधान दिवस मनाना शुरू किया, तमाम जो है वो कोशिश। और फिर जब चर्चा हुई संसद में तो लोकसभा में प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला, राज्यसभा में अमित शाह ने, और दोनों ने ये साबित किया कि नेहरू के समय से लेकर के और बाद तक भी जो अनुशंसाएं थी आरक्षण को लेकर के या दूसरी तमाम चीजों को लेकर के, और डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए भी नेहरू के समय क्या क्या साजिशें रची गई थी, वो सारी देश के सामने खोल करके रखी गई। तो ये लड़ाई है बहुत लंबी और बहुत गहरी, तो ये लगातार खींचातानी चल रही है और इसमें समझना ये पड़ेगा कि एक्चुअल में इतना बड़ा जो मतदाता वर्ग है, ओबीसी का भी, दलितों का भी, आदिवासियों का भी, ये किस किस को कब कब संबल देता रहा है, केंद्र के स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी। तो ये लड़ाई जो है ये बहुत गहरी है, रहस्यमयी है, और इसको लेकर के मुझे लगता है कि अब एक निर्णायक मोड़ पर आकर के इस देश की राजनीति खड़ी हो गई है। यहां से आपको तय करने होंगे कुछ प्रश्न, उनके जवाब देने पड़ेंगे सभी राजनीतिक दलों को। मुझे आप ये बताइए कि जब से ये चीजें लागू हुई हैं तब से ये सारे विपक्षी दल एकदम चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? किसी की तरफ से कोई, किसी भी तरफ से कोई बयान आया है क्या? नहीं आया, बिल्कुल किसी का बयान नहीं आया, क्योंकि फंस वो भी रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, मैं खुल करके कहना चाहता हूं कि ये लापरवाही हुई है बीजेपी के तरफ से, मुझे लगता है कि एक रणनीति का हिस्सा है, और ये टॉप लेवल से कोई फैसला हुआ है। टॉप लेवल में अमित शाह भी हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सहमति हो सकती है कि नहीं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, पर संसदीय समिति, उनके सदस्य जो काम करते हैं वो अमित शाह की गाइडलाइन में काम करते हैं, ये विश्वास के साथ बताया जा सकता है और कहा जा सकता है। तो ये एक बहुत गहरी राजनीति है, एक फैसला है, शायद सोचा समझा फैसला है, शायद आकलन करने में बीजेपी नेतृत्व थोड़ा सा चूक कर गया कि हम इनको तो साध रहे हैं, पर इसके चलते जो हमारा कोर वोटर माना जाता है वो इस तरह का रिएक्शन देगा, इसकी उम्मीद शायद इन लोगों को नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि कितनी जगहों से उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं, पोस्टर लग गए हैं। मुझे तो एक मेरे ही चैनल को देखने वाले ने मैसेज करके भेजा कि हम तो कसम खा रहे हैं मंदिर में कल कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, राजस्थान का है वो। तो आप सोचिए कि अगर इस तरह का रिएक्शन, और सड़क पर लोग उतरे हुए हैं, और कुमार विश्वास का आप देख लीजिए क्या कहा उन्होंने, मैं अभागा सवर्ण हूं।
तो जब इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं सर, तो फिर इसका मतलब कितने आहत हुए वो वोटर जो कि हमेशा से कोर वोटर रहे बीजेपी के। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट ऊपर के लेवल पर भी किया गया तो ये डिजास्टर है सर। आपको 2012 का जो नियम था उसको छूने की जरूरत ही नहीं थी। आपको खामखा बराए के छत्ते में हाथ डालने की जरूरत क्या थी? वो नियम था, आप रहने देते। लेकिन आपने आरोपी को अगर झूठा आरोप लगाया गया तो उसको सजा का प्रावधान भी नहीं रखा कि उसको सजा तो हो अगर कोई किसी का करियर बर्बाद करना चाहता है। सर कितने सारे आजकल के दौर में कितनी सारी साजिशें स्टूडेंट्स के बीच में चलती रहती हैं। अब सोचो एक इनोसेंट जो है वो बेचारा ऐसे ही मारा जाएगा ऐसे नियम के चलते। ये तो सोचना चाहिए था, प्रोज एंड कॉन्स तो लेकर ही चलते हैं सर। सरकार ऐसा ना सोचे, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अब देखिए इसका क्या रास्ता निकालते हैं और कब तक निकालते हैं। जितना देर करेंगे उतना ज्यादा आक्रोश जो है वो लोगों का देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको किसी ना किसी को मेंशन करके जल्दी जल्दी करवाना चाहिए। और जो कमेटी बनाने की बात कर रही है केंद्र सरकार, वो भी जल्दी जल्दी बननी चाहिए ताकि इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं, बीजेपी का ही होगा, क्योंकि उनका कोर वोटर ही इस वक्त सबसे ज्यादा आहत है। सर आपने इस विषय पर बहुत ही गहराई से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।